हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल जिसमें हम आज से आरआरबी एनटीपीसी जो अभी 2025 में एग्जाम हुए थे उसके CVT-1 के टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम डेली के 20 क्वेश्चंस देखते हुए 5 दिन में हम टॉप 100 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें जो आरआरबी एनटीपीसी अभी एग्जाम हुआ था CVT-1, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन कर पाना तो कोई सेंस ही नहीं है। इसलिए हम टॉप 100 क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यह हमारी CVT-2 में भी हेल्प करेंगे और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, जैसे कि ग्रुप डी एग्जाम्स, टेक्नीशियन एग्जाम और भी बहुत एग्जाम्स हैं जिसमें ये हमारी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। पहले 20 क्वेश्चन, फिर अगले दिन 20 क्वेश्चन, ऐसे 5 दिन में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब 1063, 2815, 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। 3x माइनस 4y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर 3x माइनस 4y का मान ज्ञात करना है, इसलिए हमें इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों निकालनी पड़ेंगी, जिसके बाद हम 3x माइनस 14y में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए x और y की वैल्यू निकालने के लिए इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो तीन संख्या है इसमें दो संख्याओं का पेयर बनाकर उनका डिफरेंस लेते हैं और उनका HCF निकालते हैं। तो देखिए 1063, 2815 और 3451। पहले 1063, 2815 का डिफरेंस लेंगे, तब है 2, 11 में 6, 5, 5, 7 में से 0, 7, 752 और यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तब कितना आएगा, 6, 4 में से गया 3, 14 में से 8 गई 6, 636। अब 3451 और 1063 का डिफरेंस लेते हैं तब कितना आएगा देखते हैं। 11 में से 3 गए 8, 14 में से 6 गए 8 और 3 में 0 गए 3 एंड 3 में से गया 2। इनका ये डिफरेंस आ गया। अब देखते हैं इनका HCF। अब इनका HCF निकालेंगे। अब इनका जो भी HCF होगा वो है x की वैल्यू हो जाएगी, फिर उसमें यहाँ पर डिवाइड करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना शेषफल बचता है। तो देखिए इसमें यह कितने से कट सकता है, मैक्सिमम संख्या कितने से कट सकती है। इसमें 752, 636, 2388, यानी कि 4 से तो कटेगी, 52 आ रहा है, 13, 36, 4 से कटेगी, 88 4 से कट जाएगी। अब 3 से और देखते हैं, 3 से कटेगी, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 5 में 2, 11 में 6 तो 5, यहाँ पर 1752 आएगा। सो यहाँ पर डिफरेंस गलत निकाल लिया है अपन ने, 1752 आएगा। अब ये 3 से भी कट जाएगी और यह भी 3 से कट जाएगी। यह 2 3 5, 5 और 8 13, 13 और 8 21, यह भी 3 से कट जाएगी। तो इसका मतलब यह संख्या 12 से कटेगी। 12 से काट के देखते हैं। यहाँ पर 12 गुणम, इसको 12 गुणम 12 एकम 12, 5 55, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 72, 140। इसको 12 से 12 पंजे 60, 12 36,
इसको 53 गुणा 12 और इसको 12 से काटते हैं, तब 12 एकम 12, 11, 12 नंबर 108, 10, 12 नंबर 108। तो देखिए इसको 12 इंटू 40 लिख सकते हैं, इसको 53 इंटू 12 लिख सकते हैं, और इसको 199 इंटू 12 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 140, 53 और 199 का अब HCF तो कुछ निकल ही नहीं सकता। देख लेते हैं फिर भी निकल सकता है या नहीं। 199, 53, 140 नहीं निकलेगा, तो इसका HCF 12 आ गया, 12। अब इसका HCF 12 है, यहाँ पर 12 से डिवाइड करते हैं 163 को, तब कितना शेषफल आएगा देखते हैं हम। 1063, तो चलो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 10। दूसरा पेज निकाल लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। 1063 और 12, इतना ही था, हाँ इतना ही था। 12 अट्ठे 96, 10 और 3, 12 अट्ठे 96, 13 में 7, यानी कि यहाँ पर 7 शेषफल बच रहा है। तो देखिए यहाँ पर 7 शेषफल बचा था, और यहाँ पर 2815, यहाँ पर भी 12 से डिवाइड करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 4 41, 12 3 36, कितने 11 में 5 55, 12 चौक 48, यानी कि यहाँ पर भी 7 आएगा। तो यह सबसे बड़ी संख्या 12 ही है, जो यहाँ पर डिवाइड करने पर 7 शेषफल देगी, यहाँ पर 7 शेषफल देगी, और यहाँ पर भी 7 ही शेषफल देगी। तो यानी कि x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब यहाँ पर 3x माइनस 4y, 3x माइनस 14y। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं 12 के 36, 36 माइनस 14 सत्ते 98। अब यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो माइनस का आएगा डिफरेंस। 8 में 6 2, 9 में 3 6, यानी कि माइनस 62 इसका डिफरेंस है। तो माइनस 62 इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC के तथा E और F के मध्य विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु है। यदि AB इक्वल टू 14, BC इक्वल टू 73, DC इक्वल टू 90, AD इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है, तो EF की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, मैं इसमें देखते ही जान गया कि इसमें एक थ्योरम होती है, वो लगेगी जो भी हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। देखिए AB और DC पैरेलल है, AB और DC पैरेलल है, जिसमें ABCD एक चतुर्भुज है। AB, इसको AB ले लेते हैं AB, और इसको DC। अब AB इक्वल टू 14 और DC 90, यानी कि DC बड़ा है तो ऊपर वाला बड़ा आएगा, ऊपर वाली लाइन बड़ी आएगी। ये 90 है, DC 90, और AB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब चूंकि यह चतुर्भुज है, इसलिए A और D को आपस में मिला लेते हैं, और B और C को आपस में मिला लेते हैं। यह एक समलम चतुर्भुज ट्रेपेजियम बन गया, ABCD समलम चतुर्भुज। अब इसमें बोल रहा है विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु हैं E और F। AC और BD, AC और BD, इसकी मिड पॉइंट E और F है। तो E और F, AC यहाँ पर E वाला इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ पर F, A वाला इसका मिड पॉइंट है। मान लेते हैं जस्ट सपोज A इसका मिड पॉइंट है और A इसका मिड पॉइंट है। अब इसका नाम E है और इसका नाम F है। अब E और F को मिलाते हैं, देखते हैं। E और F को मिलाने पर एक EF रेखा बन गई, EF लाइन बन गई।
ईएफ की लंबाई, इसकी लंबाई निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक थ्योरम आती है जिसमें जो जो आमने सामने की साइड होती है इनका डिफरेंस का आधा ईएफ की लंबाई हो जाती है, जो इनकी मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की लंबाई हो जाती है। तो देखिए 19 माइनस 14 इनका डिफरेंस का आधा 19 माइनस 14 76 बटे 2 यानी कि 38 ईएफ की लंबाई आ जाएगी 38। ऑप्शन नंबर 3 38 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2858 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 होता है और शेषफल 178 होता है। दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3828 का HCF कितना है? तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 2858। तो जस्ट सपोज अपन दो संख्या x y मान लेते हैं, x y। अब जिसमें से x बड़ी होगी और y छोटी होगी, जस्ट सपोज अब मान लेते हैं हम x माइनस y इक्वल टू 2858। अब बोल रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 178, यानी बड़ी संख्या x है तो हम देखेंगे कोई भागफल है, मतलब कोई भाग है उसमें भागफल 5 प्राप्त होता है और शेषफल 178। तो उसमें बड़ी संख्या ऐसे ही निकलेगी जैसे आप देख सकते हैं x इक्वल टू y, तो छोटी संख्या है तो भागफल 5 है तो 5 इंटू y प्लस 178 x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखते हैं क्या निकालना है। दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो हमें बड़ी संख्या और 3828 का HCF निकालना है। तो इसके लिए हमें x की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, बिना x की वैल्यू के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x माइनस 5/178 हो जाएगा। हाँ देखते हैं x माइनस 5/178। अब यहाँ पर x माइनस y इक्वल टू 2858। तो इस इक्वेशन में 5 का गुणा करने पर यह क्वेश्चन 5x माइनस 5y इक्वल टू कितनी बन जाएगी इक्वेशन? 5 × 40, 4 हासिल 25, 29, 2 हासिल 5 × 40, 2 42, 4 हासिल 5 दूनी 10, 10 7 14। 5x माइनस 5y इक्वल टू 14290। अब इसमें देखते हैं इसको घटाते हैं तब ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, मतलब x माइनस का और 5y प्लस का और 178 माइनस का हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करने पर ये 5y और माइनस के 5y आपस में कट जाएंगे और ये 4x, यहाँ पर 4x बचेगा, यहाँ पर 4x इक्वल टू, इसको यहाँ पर घटाते हैं 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2। अब यहाँ पर एक हासिल ले ली थी, 8 में 7 गए 1, 8 में 7 गए 1, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर 14 की 14,112। अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर कितना देगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 4 इधर की साइड आ जाएगा बराबर के उस साइड जिसको 95 बोलते हैं। तो यह 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12, 21 हो जाएगा,
और 4 पंजे 20, एक बचेगा, एक 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 4 8 32। तो यहाँ पर 3528, तो x की वैल्यू 3528 और हमें 3528 और 3828 का HCF निकालना है। 3828 और 3528 का LCM निकालना है। तो देखिए, या तो हम इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि इसमें HCF क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। तो देखते हैं, पहले 17 चेक करते हैं, 17 से कटती है क्या, नहीं। 17 दूनी 34, 4 42, 17 दूनी 34, 8 88, नहीं कटेगी। ये वाली 17 से डिविजिबल नहीं होगी। 13 देखते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12 बचे, 13 नंबे 170, 5 58 बचे, नहीं कटेगी। 12 से देखते हैं, 12 3 36, 2 22, 12 एकम 12, 10, 12 नंबे 108। हाँ, ये वाली 12 से कट जाएगी। और इसको देखते हैं, ये 35 है, 35, 12 दूनी 24, 11 बचे, 112 हो गए, 12 नंबे 108, 4 बचे 48 हो गए, 12 चौक 48। यानी कि हमने इसको 12 रख के देख लिया, ये 12 से यह भी कटेगी और यह भी कटेगी। तो यह सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटेगी वह संख्या 12 है। तो इसका HCF 12 ही होगा। तो 12 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक LCM और महत्तम समापवर्तक HCF का गुणनफल 432 है, तो उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के व्युत्क्रमकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, LCM को L मान लेते हैं और HCF को H मान लेते हैं। तो हमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो हमें 1/L प्लस 1/H इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका LCM लेंगे, L इंटू H और यहाँ पर L प्लस H, जो कि आप जानते ही होंगे। इनका LCM लेने पर L इंटू H आ जाएगा और ऊपर L प्लस H आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है इनका व्युत्क्रमों का योगफल। तो देखिए, L इंटू H कितना दिया है इसमें, लघुत्तम समापवर्तक और HCF का गुणनफल 432, यानी कि इसमें 432 बोल रहा है। L और H का गुणनफल 432 बोल रहा है। तो हम तो इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ऑप्शन से चेक करने पर वेरी सिंपल हो जाएगा। तो देखिए, 432 इसमें नीचे बटे में है, जो इसका है वह 4 ऑप्शन में डिपेंड है, 4 ऑप्शन में अलग अलग है। तो इसको देखते हैं, 432 यानी कि 432 का कुछ गुणनफल, कुछ फैक्टर ही इसमें हर के रूप में होगा। तो देखिए, 151 4 से नहीं कटेगा, 151 इसका फैक्टर नहीं होगा। 145 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 144, हाँ जी दोस्तों, 144 432 का वेक्टर होगा, जो कि इसका 3 का गुणा करने पर 432 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 49/144 आंसर, 49/144। देखिए दोस्तों, ऑप्शन से हमने कितना जल्दी कर लिया। अब इसको बेसिक से देखते हैं, बेसिक से। अब यहाँ पर L इंटू H निकालना था और यहाँ पर L प्लस H निकालना था। तो देखिए, यहाँ पर हमें दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो पहले दो संख्याएं माना HX और HY, ये दो संख्याएं जस्ट सपोज हमने मान लिया है कि HX और HY ये दो संख्याएं। तो देखिए, इनका LCM देखेंगे तो HXY इनका LCM आ जाएगा और इनका HCF H होगा। और देखिए, यहाँ पर जो X और Y होती है ना,
ये आपस में को प्राइम नंबर होते हैं, जो कि इनका रेशियो भी इतना ही होगा, 3:16। एक्स वाई का रेशियो देखेंगे हम तो 3:16 ही होगा, क्योंकि ये एक्स वाई आपस में को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पर भी आपस में को प्राइम है, ये दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है। तो एच एक्स और वाई यहाँ पर 3:16 होंगे। ओके, अब एच एक्स वाई और एच ये आ गया, और इनका गुणनफल कितना दिया है, 432, 432 इनका गुणनफल दिया है। तो यानी कि एच स्क्वायर इंटू एक्स वाई देखेंगे तो 16×3 = 48, तो एक्स वाई की वैल्यू 48 हो जाएगी, 48 बराबर 432। अब यहाँ पर 48 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 9 बार कट जाएगा, 9। अब यहाँ पर एच स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, जिससे एच की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यानी कि एच की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि एच सी एफ इन दोनों संख्याओं का 3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर एच 3 आ गया, तो एच एक्स वाई इनका एलसीएम होगा, एलसीएम इनका एच एक्स वाई होगा, एच एक्स वाई, और एच 3 था, 3 जो कि हमने निकाल लिया है 3, और एक्स 3/16, तो एक्स वाई 48 हो जाएगा, 16×3 = 48। अब 48 दिए, 3×8 = 24, 2 हासिल, 3×4 = 12, 12×2 = 14, 144, यानी कि इनका एलसीएम 144 और इनका एचसीएफ 3। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, एल प्लस एच बटे एल एच। तो एल 144 प्लस एच 3, 144 3 147 और एल एच 432 दिया था, 432। अब ये इसको काटेंगे तब ये कितने से कट जाएगा, 147, ये को 5, ये को 4, 5 5 7 12, यानी कि 3 से कट जाएगा, हम 3 से डिविजन हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3×4 = 12, 3×9 = 27, 49, और 3 से 3 कम 3, 3×4 = 12, 3×4 = 12, 49/144, 49/144, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए नंदन के पास कुछ कंचे हैं। जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष बच गए। यदि उसने कंचों को 41 बच्चों और 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो भी उसके पास क्रमशः 13 और 20 कंचे शेष बचते। लेकिन जब उसने उन्हें 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। नंदन के पास आरंभ में जितने कंचे थे उनकी संख्या के बीच हो सकती है। अच्छा, तो इसमें इनके बीच पूछ रहा है। यदि ये डायरेक्ट पूछता तो हम उसमें 53 का मल्टीपल देख लेते, लेकिन इसने घुमाने के चक्कर में इनके इंटरवल में आंसर पूछ रहा है। तब भी इंटरवल में पूछे या डायरेक्ट पूछे, तभी हम कौन सा पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें 53 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक हम जस्ट संख्या ले लेते हैं, माना हम 7800 ले लेते हैं, 7800, 7800 इसको 53 से डिवाइड करते हैं हम, 53 एकम 53 और 8 में से 3 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 0, 53 एकम 53 चौका 4 कट जाएगा, 1 4, 4 बार काटेंगे, 4 3 12, 1 4 5 20, 21, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गए 3, 38, 0 अब
यहाँ पर 5 35 7वां कट जाएगा, 53 इंटू 7, 7वां, क्योंकि 8वां करेंगे तो यह ज़्यादा हो जाएगा। 7 या 21, 7 5 35, 35 और 2 37, 37, यानी कि इसमें 9 शेषफल आ जाएगा, 9 इसमें जो शेषफल है 9 आ जाएगा, इसलिए हम इसमें 9 घटा देंगे, 7800 में से 9 घटा देंगे तो यह 53 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 77 और 91, 77 91, तो यहाँ 77 91 यह 53 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 77 91, इसमें 77 91 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ऑप्शन में 77 91 नहीं मिलेगा, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 77 9 से तो स्टार्ट ही है। 78 6 नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, और 78 3 इसमें भी 77 91 नहीं मिलेगा। तो हम देखिए इसमें हम 53 और ऐड कर देंगे, 53 और ऐड कर देंगे तो 3 और 1 4, 9 5 14, यानी कि 78 44, 7844, यह भी 53 से डिवाइड होगा। तो 78 44 देख लेते हैं, 7844 किस ऑप्शन में है, तो पहले वाले ऑप्शन में नहीं है 78 44, 7844 नहीं है, सेकंड वाले में भी 7844 नहीं है, थर्ड वाले में भी नहीं है, फोर्थ वाले में हाँ 78 34 से 78 54 के बीच में 78 44 आएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4, 78 44। अब देखिए दोस्तों, आप इसको बेसिक से करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, जो कि कोई सेंस नहीं है उसका। चाहे बेसिक से करो चाहे डायरेक्ट करो, हमें तो आंसर चाहिए, उसमें तो 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन में टिक लगाना है, तो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए P एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, उसके केंद्र से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो कि उसके केंद्र से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंदु P से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है कि PA = 8 और AB = 7, PB PA से बड़ा है। वृत्त की रेडियस R निकालनी है, R को फाइंड ज्ञात करना है, R को फाइंड करना है। P एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, उसके केंद्र से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। P से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को A और B पर इस प्रकार, अच्छा तो देखिए ये जस्ट सपोज माना यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, P एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है, P माना ये बिंदु P है जो कि वृत्त के बाहर है, ठीक है। इसमें बोला है उसके केंद्र से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका केंद्र है, जस्ट सपोज इसका केंद्र ये है अंदर, इसके दूरी 17 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर। अब P से खींची गई एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु A और B पर इस प्रकार काटती है कि PB PA से तो बड़ा होगा, और PA = 8 और PA = 8 और AB = 7। देखिए एक छेदक रेखा है माना PA और PB, तो देखिए PB PA से बड़ा भी हो गया, और PA = 8 दिया है, इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू AB की वैल्यू 7। हमें वृत्त की त्रिज्या R फाइंड करनी है, तो देखिए हम इसको R मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या R है। अब AB R हो जाएगी R, तो देखिए इसमें एक थ्योरम होती है, जैसा कि हम देखेंगे 7 यानी कि 70 + R, नहीं ये पूरा 17 है, ये तो ये पूरा 17 है, तो 17 - R, 17 - R इंटू 17 + R बराबर 8। इसमें PA गुणा PB यानी कि PA गुणा PB यानी कि 8 × 15, 8 × 15, 8 × 15। इसमें A - B A + B का होल, A - B A + B A² - B² यानी 289 - R²।
289 माइनस आर स्क्वायर बराबर 15 × 120 120। अब इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 75 से यह 120 उस साइड चला जाएगा तो 169, आर स्क्वायर की वैल्यू 169। अब इसमें आर की वैल्यू निकालेंगे तब 169 का अंडरवुड, 169 का अंडरवुड आर इक्वल टू 13। तो हमें आर वृत्त की त्रिज्या 13 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 13 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पी आयत एबीसीडी के भीतर कोई बिंदु है, पी ए इक्वल टू 69, पी बी इक्वल टू 27, पी सी इक्वल टू 38, पी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक ज्योमेट्री में एक थ्योरम आती है ब्रिटिश फ्लैक्स थ्योरम, तो उसमें वही वाली थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो पी ए बी सी डी आयत, यानी आयत ए बी सी डी है, आयत एक ए बी सी डी, माना यह एक आयत है जो ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयत है, पी एक पॉइंट है जो कि अंदर है, अंदर पी एक पॉइंट है ए बी सी डी के अंदर है, कहीं भी मान लेते हैं, कहीं भी माना यही मान लिया पी, पी यहाँ पर। अब बोला है पी इक्वल टू 69, पी इक्वल टू 69 और पी बी इक्वल टू 27, पी बी इक्वल टू 27 और पी सी इक्वल टू 38, पी सी इक्वल टू 38 और पी डी की लंबाई ज्ञात करनी है, पी डी, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, पी डी की लंबाई। तो पी डी की लंबाई निकालने के लिए देखिए दोस्तों, ब्रिटिश फ्लैक्स थ्योरम हमको यह बोलती है कि जो पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर बराबर पी बी का होल स्क्वायर प्लस पी डी का होल स्क्वायर, पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर बराबर पी बी का होल स्क्वायर प्लस पी डी का होल स्क्वायर, ये हमें ब्रिटिश फ्लैक्स थ्योरम बोलती है। अब देखिए पी ए 69, पी ए वैल्यू 69, तो 69 का होल स्क्वायर प्लस पी सी 38, 38 का होल स्क्वायर बराबर पी बी 27 का होल स्क्वायर प्लस पी डी, पी डी तो हमें फाइंड ही करना है, पी डी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम इसमें देखते हैं, 4 ऑप्शन में यूनिट डिफरेंट है, तो इसको हम यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 9 और 8, इसमें 9 का होल स्क्वायर यानी कि 81, यानी कि इसका यूनिट 1, इसका यूनिट 1 और 8 का होल स्क्वायर 64 यानी कि 4, इसका यूनिट 4, 4 इसका यूनिट और इसका ये 27 का होल स्क्वायर इधर की साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 37 इनका, इसका यूनिट 9, माइनस 9 माइनस का 9। अब देखिए इसमें 1 और 4 5, इसका यूनिट 5, इसका 9 बराबर पी डी का होल स्क्वायर, इसको यूनिट से दिख रहे हैं, यूनिट डिजिट से। अब देखिए 5 माइनस 9, ये तो माइनस में आएगा, माइनस में कोई यूनिट माने नहीं है, तो देखिए इसमें जो 5 है ना, इसमें इसका जो पहले की संख्या होगी, इसमें पहले की, तो यहाँ से हम एक संख्या उधार ले लेंगे, एक उधार ले लेंगे तो यह 15 हो जाएगा, 15। अब 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 इसका यूनिट। अब पी डी स्क्वायर तो यहाँ पर अंडरवुड भी आएगा, तो अंडरवुड करने पर है देखिए 0 का 0 ही रहेगा, इसका इसको करेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 का इसको करेंगे तो 4 आएगा, 8 का इसको करेंगे तो 4 आएगा, 4 का इसको करने पर 16 आएगा, 16 जो कि 6 बन जाएगा, 6। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आंसर 74 इसका आंसर है, 74। ओके, अंडरस्टैंड।
ओके। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट। देखिए 3 संख्याएं 2, 14, 3 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 4116 है। उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, अभी कुछ टाइम हुआ है, इसमें बताया था मैंने कि उसमें मैंने 2 संख्या मानी थी, लेकिन इसमें 3 संख्या है। तो देखिए इसमें हम 3 संख्या एच एक्स और एच वाई और एच जेड मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि एक्स और वाई को प्राइम थे, तो यहाँ पर 3 संख्या है एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड को प्राइम है, तो यहाँ पर को प्राइम है 2, 14, 3। एक्स वाई जेड की वैल्यू मतलब है नहीं है, लेकिन हाँ वो तो एक पास से है ही, 2, 14, 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू है ही, वो तो एक प्रकार से देखा जाए तो 2, 14, 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू है ही। ठीक है, अब एच इनका एलसीएम एच एक्स वाई जेड, एच एक्स वाई जेड, यहाँ पर एच इनका एच सी एफ एम, ठीक है, और एक्स वाई जेड देखेंगे तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, 42, 42 दूनी 84, इनका गुणनफल 84 और गुणा में एच, और ये बराबर में कितना है, एलसीएम कितना दिया था 4116, 4116, तो बराबर 4116। ठीक है, अब इसको 84 यहाँ जाएगा तो बटी में आ जाएगा 84 बटी में आ गया। अब इसको यहाँ पर भाग देंगे तो 84, 4 24, 4 नहीं 4 चौक 16, 4 32। देखिए दोस्तों इसको कहीं गलत हो गया है इसमें। देखिए दोस्तों वही गलती, इसमें मैंने बोला था कि ये को प्राइम होंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, लेकिन ये आपस में 14, 3 तो को प्राइम है, लेकिन 2 और 14 को प्राइम नहीं है, तो इसलिए हमें इसमें एक्स वाई जेड का डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, क्योंकि यदि ये आपस में तीनों संख्या को प्राइम होती तो उसमें डायरेक्ट गुणा करते एक्स वाई जेड का, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें हम गुणा नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2, 14 इनका एलसीएम 14, 14 3 42, यानी कि यहाँ पर 84 नहीं आएगा 42 आएगा। देखिए गलती हो गई, एच इंटू 42 बराबर 4116, और 42 यहाँ पर आएगा बटे में 42, यहाँ पर हट जाएगा 42। अब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए इसमें हम यदि 108 का गुणा करते हैं 108 का, तो यह 4200 से ऊपर ही पहुँच जाएगा, क्योंकि यदि 100 का भी गुणा करेंगे तो यह 4200 हो जाएगा, 100 का गुणा करने पर 4200 हो जाएगा, लेकिन 100 से ऊपर 108 का गुणा करेंगे तो यह 4200 प्लस पहुँच जाएगी, लेकिन ऐसा तो इसमें है नहीं है, 4116 लाना है, 4116 लाना है, तो इसमें हम 98 या 95 का देख सकते हैं, लेकिन यदि 95 का गुणा करते हैं तो 2 5 10, इसका यूनिट 0 आ जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है, 6 लाना है यूनिट, तो उसमें 98 का गुणा करेंगे तब यह 4116 आ जाएगा, 4116 आ जाएगा, जो कि यूनिट भी 6 रहेगा। तो 42 से इसको काटते हैं तो यह 98 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो इसका 98 आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज की भुजाएं 109, 171, 100 सेंटीमीटर है। 171 की लंबाई वाला भुजा के समरूप, देखिए इसमें समरूप नहीं आएगा, इसमें संगत आएगा, संगत, इसकी संगत, इसकी ऊंचाई ज्ञात की लंबाई ज्ञात कीजिए। 171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना कोई त्रिभुज है 109, 171, 100 सेंटीमीटर वाला। अब 171 लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई, तो देखिए 171
इंटू एच और 1/2 इसका एरिया ओके 1/2 171 इंटू एच त्रिभुज का एरिया ओके। अब इसका एरिया इसका एक हीरेंस फॉर्मूला भी आता है, उससे भी निकालेंगे तो ये दोनों से एरिया जो आएगा वह सेम होगा, सेम बराबर होगा। ठीक है, तो 100 उसमें एक इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है हीरेंस के फॉर्मूले से इसका एरिया निकालने के लिए इसका सूत्र होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसमें एस निकालेंगे तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 109 171 280 280 100 380 380 380 बटे 2 119 एस 119 आ जाएगा 190 सॉरी 190 एस 190 आ जाएगा। अब यहाँ पर 190 इंटू अब देखिए एस माइनस ए 190 में से 9 गए 81 81। अब एस माइनस बी 190 में से 71 गए तो 19 171 में से नहीं 190 में से 71 हाँ 19 बचेगा 19 और 190 में से 100 यानी कि 90 बचेगा 90। अब देखिए ये जो 19 इंटू 19 इसमें 2 बार 19 है, एक बार 19 बाहर निकल जाएगा, अंडर के बाद 19 आ जाएगा ओके। और ये 81 का तो अंडर होता है ये 9 बराबर इंटू इसमें 0 बची थी यानी 10 और एक ए भी 10 क्योंकि इसको 9 इंटू 10 कर लेंगे तो 9 इंटू 10 यानी ए वाला 10 और ए वाला 10 तो एक 10 भी बाहर निकल जाएगा और इसमें 9 ही बचेगा तो 9 का अंडर 3 इसमें 3 भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें 1/2 इंटू 171 इंटू एच ये तो बराबर में चल ही रहा था। अब इसको देखते हैं ये 19 से कट जाएगा 19 90 171 9 टाइम्स 19 90 171 और ये 9 से 9 भी कट जाएगा 9 से 9। अब ये h/2 होगा और यहाँ पर 10 से 30 यानी कि 2 उधर ही सट जाएगा तो 60 हो जाएगा h = 60। आंसर ऑप्शन नंबर 3 60 आंसर 60। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC AD की पैरेलल है। AC = CD यदि ABC 69 कोण ABC 69 डिग्री कोण BAC 23 डिग्री तो ACD की माप कितनी है। तो पहले तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तो पहले तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज ABCD ABCD समलंब चतुर्भुज जिसमें BC और AD पैरेलल था। सॉरी भाइयों यहाँ पर BC और AD पैरेलल था तो यहाँ पर BC इसका नाम जो है ना ये थोड़ा फेरबदल हो जाएगा BC और AD यहाँ पर AD AD। अब देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज बन गया और BC AD की पैरेलल है भी सेटिस्फाई हो गया। देखिए अब बोल रहा है AC = CD AC = CD तो ए वाली लाइन और ए वाली लाइन दोनों सेम है तो AC = CD
कोण ABC इक्वल टू 69 डिग्री, यानी ए वाला ABC इक्वल टू 69 डिग्री, 69 डिग्री। और कोण BAC इक्वल टू 23 डिग्री, BAC ये वाला 23 डिग्री। ठीक है, अब इसमें बोल रहा था BC और AD पैरेलल है, तो ये BC और AD ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन थी। ठीक है, अब इसमें निकालना है हमें कोण ACD, कोण ACD की माप निकालनी है। कौन है ACD, कोण ACD, हाँ ये रहा कोण ACD, इसकी माप निकालनी है कोण ACD इसकी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले तो इसका मान निकल जाएगा 23 और 3 9 12 6 2 8 9 92, और त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज ABC है 180 डिग्री होगा इनका योगफल, कोणों का योगफल। तो 180 में से 92 गए तो कितने बचे, 80 80 वो 8 88, 88 डिग्री। ये वाला कोण 88 डिग्री हो जाएगा। और अब देखिए ए और ए वाई लाइन पैरेलल थी, जो कि मैंने अभी बताया आपको, इसमें भी लिखा है। ठीक है, तो ए वाली 88 है, तो ए वाला भी 88 हो जाएगा, 88 डिग्री। ओके, क्योंकि जैसा कि आपने देखा भी होगा कि माना ये दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो इसकी एक जो लाइन होती है और ए वाला जो कोण होता है ना, वही कोण ए वाला होता है। इनको एकांतर कोण भी बोलती हैं। ठीक है, तो 88 डिग्री ए वाला, तो 88 डिग्री ए वाला। अब ठीक है, अब देखो दोस्तों, ए वाली लाइन AC और DC सेम है, बराबर है। ठीक है, तो एक थ्योरम होती है ज्योमेट्री की, यदि ए वाली और ए वाली लाइन सेम है तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल सेम होगा, तो 88, तो ए भी 88 हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है ACD, कौन ACD, ए वाला एंगल, ACD ए वाला एंगल निकालना है। तो 88 और 88 174। अब 174 में से 174, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से 174 गए तो 88 176 होता है। तो 88 88 176 174 डिग्री। 180 में से 176 गए तो 4 डिग्री, इसका आंसर 4 डिग्री है। ऑप्शन नंबर 1 4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तीन संख्या 2 14 3 के अनुपात में है, वो इनका एलसीएम इतना है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, हमने अभी देखा था, तो इसको अलग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, चतुर्भुज PQRS कोण R और कोण S के समद्विभाजक हैं। बिंदु T चतुर्भुज के अंदर पर मिलते हैं तथा कोण STR 8 डिग्री। यदि कोण P और Q का अनुपात 7:9 है तो कोण Q और कोण P के बीच का अंतर कितना है। यह भी एक थ्योरम बाय क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरम लेगी इसमें, डायरेक्ट थ्योरम, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट थ्योरम। देखिए चतुर्भुज PQRS में कोण R और S के समद्विभाजक बिंदु हैं, बिंदु T पर मिलते हैं। तो पहले तो चतुर्भुज PQRS कोई भी आड़ा टेढ़ा कोई भी चतुर्भुज, माना ये चतुर्भुज मान लेते हैं, कोई भी चतुर्भुज, ये चतुर्भुज। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। चतुर्भुज PQRS P Q R S, PQRS कोण R और S के समद्विभाजक, कोण R और S के समद्विभाजक, इधर R इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, कोण S का समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह बिंदु T है जो कि कोण S
और कोण आर के समद्विभाजक आपस में मिलते हैं तो बिंदु टी बनती है। ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब कोण एस और कोण आर के समद्विभाजक बिंदु टी पर आपस में काटते हैं चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, अब कोण एस टी आर, कोण एस टी आर 8 डिग्री, एस टी आर 8 डिग्री, और कोण पी और क्यू 7:9 के अनुपात में है। तो देखिए इसमें थ्योरम डायरेक्ट ये बोलती है कि एक कोण एस टी आर जो होगा, कोण एस टी आर, कोण एस टी आर जो होगा इसके विपरीत कोणों का योगफल का, सॉरी इसके विपरीत कोणों के सही है, इसके विपरीत कोणों के योगफल का आधा होगा। यानी कि ऐसा ही बोल सकते हैं इनके विपरीत कोणों का एवरेज होगा, कोणों के योगफल का आधा होगा। तो कोण पी प्लस कोण क्यू बटे 2, यानी कि इसके तो 8 दिया है, एस टी आर 8 है और ये 2 इधर आ जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा। 8 दूनी 16, 8 गुणा 2 16 हो जाएगा। तो 16 कोण पी प्लस कोण क्यू, कोण पी प्लस कोण क्यू 16, और इसमें बोल रहा है कोण पी और कोण क्यू के रेशियो 7:9 के अनुपात में है। तो हम यहाँ पर 7 और 9 जोड़ेंगे तो 16, तो 16 की वैल्यू 16, यहाँ पर 16 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू 1। हमें कोण Q और कोण P के माप के बीच का अंतर निकालना है। तो इसमें अंतर कितना है, 9 7 2, 2 का अंतर है। तो 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, तो इसमें 2 डिग्री आंसर आ जाएगा। 2 डिग्री आंसर, 2 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 2 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ABCD के समांतर है। एक तिर्यक रेखा PQ AB और CD को केंद्र से E और F पर प्रतिच्छेद करती है। ABCD के समांतर है एक तिर्यक रेखा PQ AB और CD को E और F पर प्रतिच्छेद करती है। हाँ सही है। तथा PEV 49 डिग्री AB और CD के बीच स्थित एक बिंदु G इस प्रकार है कि कोण BEG 35 डिग्री और कोण GFE 16 डिग्री। कोण EGF की माप क्या है? ओके, देखते हैं। ABCD पैरेलल है, समांतर है। तो AB और CD ये दो लाइन है जो कि समांतर है। AB और CD आपस में पैरेलल है, समांतर है। ओके, अब इसमें बोल रहा है एक तिर्यक रेखा PQ एक तिर्यक रेखा है जो कि AB और CD को केंद्र से E और F पर प्रतिच्छेद करती है। PQ ABCD E और F पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए PQ लाइन माना इधर PQ, तिर्यक रेखा PQ। ओके, PQ तिर्यक रेखा हो गई। अब E और F पर प्रतिच्छेद कर दिया। AB को E पर, यानी कि यहाँ पर E पर, और CD को F पर, यानी कि यहाँ पर F पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये वाली है E, ये वाली F। ओके, प्रतिच्छेद कर दिया तथा कोण PAV, कोण PEV 49 डिग्री, कोण PAB ये वाली 49 डिग्री, और AB और CD के बीच स्थित बिंदु एक G इस प्रकार है कि कोण BEG 35 कोण BEG तो G इस साइड होगा, इस साइड G BEG, हाँ BEG 35, ये वाला 35 डिग्री 35, और
जी एफ ई, जी एफ ई, जी एफ ई, जी एफ ई, ये 16 डिग्री। ओके, 16 डिग्री। अब निकालना है इसमें ई जी एफ। कौन? ई जी एफ, ये वाला निकालना है, ई जी एफ, यानी कि ये वाला कौन निकालना है, ये वाला। ये वाला 49 दिया है, 49 में 35 यानी कि 14 डिग्री। देखिए दोस्तों, कुछ गलती हो गई है इसमें। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ गलत हो गया है, इसको काट के दोबारा करते हैं, दोबारा फिर से। देखिए, ए बी और सी डी समांतर है, ए बी और सी डी ये दोनों आपस में समांतर हैं। ओके, अब एक त्रिज्या देखा पी क्यू ए बी और सी डी को केंद्र से ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी को केंद्र से ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है, पी क्यू। यहाँ पर ई, ये वाला पॉइंट ई और ये वाला पॉइंट एफ, ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। कोण पी ई बी 49 डिग्री, कोण पी ई बी 49 डिग्री, 49 डिग्री। और ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु जी इस प्रकार है कि कोण बी ई जी 35 डिग्री, जी बी ई जी, बी ई जी। तो जी इस साइड होगा, क्योंकि बी ई जी 35 है, जो 90 इसका में, इसलिए इस साइड ही होगा, बी ई जी, बी ई जी। ये जी पॉइंट है, जी पॉइंट इधर, और बी ई जी, बी ई जी 35 डिग्री, 35 डिग्री, 35 डिग्री। और कोण जी एफ ई 16 डिग्री, कोण जी एफ ई, जी एफ ई 16 डिग्री, 16 डिग्री। और कोण ई जी एफ का, ई जी एफ की माप क्या कीजिए, ई जी एफ। तो ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण ई जी एफ। तो देखिए, देखिए दोस्तों, ये 49 और 35 और एक सीधी लाइन है जो कि 180 डिग्री की होगी। अब 49 और 35 9 5 14 4 3 7 यानी कि 84, 84 में से 84 180 में से 84 गए तो 96 है, 96। ओके, 96 डिग्री। अब ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब 6 6 12 9 1 10 112, 112 डिग्री। अब 180 में से 112 गए तो 68 डिग्री। ये वाला कोण 68 डिग्री आ जाएगा, ये वाला कोण 68 डिग्री, 68 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 68 डिग्री आंसर। देखिए दोस्तों, इससे जो पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या है ना, मैंने ए बी नीचे कर दी थी और सी डी ऊपर कर दिया था। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। वो तो क्या है, मैंने सेकंड बार किया तो फ्लो में ए भी ऊपर बन गया और सी डी नीचे बन गया। तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, वो वैसे वैसे ही सॉल्व हो जाता, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक टावर जमीन पर 44.5 डिग्री लंबी छाया बनाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यह मानना यह एक ऊर्ध्वाधर छड़ है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 मीटर, सॉरी 14 मीटर, और जमीन पर 5 मीटर लंबाई एक छाया बनाती है, 5 मीटर लंबी छाया बनाती है, 5 मीटर लंबी। अब यह एक त्रिभुज बन गया जो कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर माना जस्ट सपोज यहाँ पर कोई थीटा कोण होगा,
कौन होगा, तो टेन थीटा 14/5 आ जाएगा। अब ये उसी समय यानी उसी टाइम पर, तो कोण तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसी समय बात कर रहा है, तो कोण तो चेंज नहीं होगा, कोण चेंज होगा नहीं। तो थीटा, तो टेन थीटा भी सेम ही रहेगा, तो टेन थीटा भी सेम ही रहेगा, तो इनका रेशियो भी सेम ही रहेगा। जैसे पहले 14/5 रेशियो था, तो अब भी इनका रेशियो इतना ही बना रहेगा। अब बोल रहा है टावर जमीन पर 14.5 मीटर लंबी छाया बनाता है। तो अब ये दूसरा केस है, ये पहला केस है 14 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाता है, ये पहला केस है 14/5। अब सेकंड केस में 44.5 छाया बनती है, तो 44.5 बटे में आएगा 44.5। ओके, और ये टावर की ऊंचाई माना x है। ये देखिए दोस्तों, ये जो इसका थीटा है, कोण तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसी समय बात कर रहा है, कोण चेंज नहीं होगा। अब जब कोण चेंज नहीं होगा तो इसका जो रेशियो है वो भी सेम ही रहेगा, 14/5। यहाँ पर भी 14/5 रेशियो ही होगा। अब देखते हैं, इसको 5 से काटते हैं, 5 8 40, 5 9 45, यानी 8.9। अब 8.9 उधर जाएगा तो 8.9 इंटू 14, ए एक्स की वैल्यू 14 में 126, 6 12 वहाँ से गई, और 14 8 112, 112 12 124, 124 आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 124.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जब 22 26 19 21 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो यदि 2x रेशियो बाय रेशियो इतना y का मान निकालना है, इसमें y का मान निकालना है। ओके, 22 26 19 21 x जोड़ा जाता है तो समानुपात में होती है। ठीक, अब माना 22 प्लस x। देखिए दोस्तों, अभी तो मैं इसको बेसिक से बता रहा हूँ, इसके बाद एक इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि यह क्वेश्चन लगभग 20 सेकंड में खत्म, 20 सेकंड में खत्म। तो देखिए, अभी तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, 22 प्लस एक्स बटे 26 प्लस एक्स बराबर 19 प्लस एक्स और 21 प्लस एक्स। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें बोला है कि 22 26 19 एक्स में से एक्स जुड़ा जाता है तो वह समानुपात में हो जाती है। तो एक्स जुड़ने पर यह हमने समानुपात में लिख लिया है। अब देखिए 22 प्लस एक्स इंटू 21 प्लस एक्स हो जाएगा। अब 22 इंटू 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 और 4 26, तो 40, 461 प्लस 43 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, अब 26 प्लस एक्स और 19 प्लस एक्स का गुणा करने पर 26 इंटू 19 सिंह 114, 4 11 हासिल, 19 दूनी 38, 38 और 11 49, 494 प्लस 19 26 45 एक्स, 19 26 45 एक्स, 45 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा और ये 494 461 उधर की साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 9 में 6 गए 3, 33, 2x इक्वल टू 33। शायद इसमें कुछ गलती हो गई है, देखते हैं दोस्तों। 22 इंटू 21, 21 दूनी 42। अरे दोस्तों देखिए,
21 दूनी 42, 42 इसमें 42, अब 21 दूनी 42, 42 और 4 40, तो 462 प्लस 43x और प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 462 आएगा, 461 नहीं आएगा, 462 आएगा। तो ये 4 में 2 है 2 और 9 में 6 3, 32 आएगा यहाँ पर, 32। अब x की वैल्यू 16, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 16 आ गई। ओके, अब x की वैल्यू 16 यहाँ पर, यानी कि अब यहाँ पर पुट करते हैं 16 दूनी 32, 32 रेशियो बाय समानुपात बाय और 16 चौक 64, 64 में से 8 गए, देखिए इस साइड, तो सही दोस्तों, यहाँ पर -32 आएगा, क्योंकि ये 43 उस साइड जाएगा, तो ये 494 इस साइड आएगा, तो ये -32 हो जाएगा और 2x हो जाएगा, तो -34, यानी कि यहाँ पर -16 वैल्यू आएगी, -16, x इक्वल टू -16। अब -16 आएगी तो यहाँ पर -32 हो जाएगा, -32 बाय समानुपात बाय रेशियो 16 चौक 64, -64 -8, 64 और 8 72, यानी -72, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इसका इसमें गुणा होता है और इसका इसमें गुणा होता है, तो बाय स्क्वायर इक्वल टू 72 इंटू 32, तो इसमें है 72 × 32, यानी कि 16 इंटू 144 भी कर सकते हैं इसको, 16 इंटू 144। देखिए दोस्तों, ये 72 और 32 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो ये प्लस में हो जाएंगे। अब इसका जो 2 है ना, 2 निकाल के यहाँ पर कर देते हैं, तो ये 144 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, तो 32 इंटू 16 इंटू 144। अब इसका अंडर 4, इसका अंडर 12, तो 12 चौक 48, 48 ऑप्शन नंबर 1, 48 आंसर। देखिए दोस्तों, अब इसकी एक ट्रिक देखते हैं, बेहतरीन ट्रिक। ये 22 16 22 26 19 21, तो देखिए 22 26 19 21, देखिए 22 26 का डिफरेंस, पहले 22 26 का डिफरेंस लेते हैं और फिर 19 21 का डिफरेंस लेते हैं, यानी पहली दो संख्याओं का डिफरेंस, फिर लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस, तो 22 26 का डिफरेंस 4 और यहाँ पर 19 21 का डिफरेंस 2। अब इनका रेशियो देखते हैं, रेशियो 2:1 हो जाएगा, 2:1, इनका रेशियो 2:1। अब देखिए दोस्तों, ये जो 1 है ना, 1 का गुणा यहाँ पर करते हैं हम 22 के साथ, और ये 2 है ना, 2 का गुणा यहाँ पर 19 के साथ करते हैं हम, तो 22 से कम 22, 19 दूनी 38। अब 22 में से 38 घटेंगे, 22 में से 38 घटेंगे, 22 माइनस 38, तो यहाँ पर माइनस आएगा -16, और यहाँ पर जो बटे में आएगा, बटे में 2 और 1 का डिफरेंस 1 होता है, 1। 22 38, 22 में से 38 है तो -16 बटे 1, तो -16 एक वाली x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू -16। अब हमारे पास x की वैल्यू -16 है। अब यहाँ पे पुट करते हैं 16 दूनी 32, यानी -32, यहाँ पर तो पहले बाय का गुणा हो जाएगा, तो बाय स्क्वायर बराबर, और इसका 2x और 4x -8 का गुणा हो जाएगा, 16 दूनी 32 -32 गुणा 16 चौक 64 -64 -8 -72 तो यहाँ पर की भाई बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 और 12 चौक 48 आंसर है ना, बेहतरीन ट्रिक।
48, ऑप्शन नंबर 1 आंसर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक्स ए स्क्वायर के अनुपाती है और ए बाय के व्युत्क्रमानुपाती है। बाय का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 और बाय का मान 2 होने पर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक्स ए स्क्वायर के समानुपाती है और ए बाय के व्युत्क्रमानुपाती है। ए बाय के व्युत्क्रमानुपाती है। अब ए स्क्वायर बाय स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली होगा। ए स्क्वायर बनोटे बाय स्क्वायर समानुपात, ठीक। अब एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है और ए स्क्वायर बनोटे बाय स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है या बाय स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, एक्स जो है बाय स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स बनोटे बाय स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब बाय का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 है। बाय का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 है। देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 बाय 1 का होल स्क्वायर बराबर x2 बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए एक्स बाय स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, बाय स्क्वायर इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। अब ये गुणा में हो जाएगा तो इन दोनों का गुणनफल ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा तो यानी इनका गुणनफल और इनका गुणनफल दोनों सेम ही बना रहेगा क्योंकि कांस्टेंट ही होगा, सेम ही रहेगा, ओके। अब x1 यानी कि बोला x 97 होने पर बाय 6 है, यानी x1 97 बाय 6 तो बाय स्क्वायर 36 यानी 97 इंटू 36 बराबर, अब बोल रहा है x2 x का मान ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर बाय का मान 2 होने पर तो बाय 2 का मान 4 हो जाएगा 4 और यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर x। अब 4 नाम 36, 9 टाइम्स कट जाएगा। अब x की वैल्यू जो है 97 गुणा 9, 97 गुणा 9 गुणा करती है 9 से 63, 6 हासिल 9 में 81, 81 से 87, 873, 873 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 873 ऑप्शन नंबर 1, 873। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी जिनकी माप क्रमश है 14 और 6 सेंटीमीटर है, जो केंद्र के एक ही तरफ है तथा एक दूसरे के समानांतर है। यदि उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना यह एक वृत्त है, दो जीवाएं ए बी और सी डी। अब ए बी बड़ी है सी डी से तो ए बी ऊपर आएगी, ए बी व्यास नहीं है, नहीं आप व्यास सोच लो, जीवा है और सी डी 6, सी डी 6 एक ही तरफ है, एक ही तरफ एक दूसरे की समांतर है। इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, इनकी बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के व्यास की लंबाई, तो वृत्त की व्यास यानी कि त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना है तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, व्यास निकल जाएगा, ओके। अब माना यह त्रिज्या है आर। अब देखिए दोस्तों, ये तो 4 है और ए बी की वैल्यू 14 थी और यहाँ पर इस पर लंब डाला, इस पर लंब डाला तो ये दोनों को समान इक्वल भागों में काटेगा, दोनों जीवों को इक्वल भागों में काटेगा, यानी कि ए वाला भाग और ए वाला भाग सेम होगा, ए वाला भाग और ए वाला भाग सेम होगा। अब देखिए ये 14 है तो ये 7 रह जाएगा 7, और ये वाला 6 है तो ये 3 रह जाएगा आधा, इसका आधा 7 और इसका आधा 3, ओके। अब ये
देखिए ये 3, यदि इसकी वैल्यू 3 और 7, यदि इसकी वैल्यू 7 हो, इस पूरे की वैल्यू 7 हो और इसकी वैल्यू 3 हो, ये हम इटेंटाइल दिख रहे हैं, इटेंटाइल मतलब कुछ सोच रहे हैं हम। ठीक है, ये चार इनके बीच का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। 7 में 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 4 बचेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखिए ये 7 है और ये 3 है और 3 है। ठीक है, 7 और 3 का जो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस तो हम लगाएंगे तो आर कितना आएगा 49 और 9 कितना 58, रूट 58, तो रूट 58 आएगा, रूट 58। अब ये रूट 58 और यहाँ से भी देखेंगे ना हम, यहाँ से भी तो 7 और 3, तो यहाँ से भी रूट 58 आएगा। तो यानी कि इससे हम बोल सकते हैं कि आर जो है रूट 58 है। तो इसका व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो रूट 58 को दोगुना यानी 2 रूट 58 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2 रूट 58। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक समबहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप x डिग्री है, x का मान ज्ञात कीजिए। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप x डिग्री है। तो देखिए दोस्तों 250% यानी 250% कितना होता है 5/2, यानी कि 5/2 अधिक है, तो यानी 7/2 हो जाएगा। तो देखिए समबहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल माना बहुभुज में जो भुजाओं की वो भुजाओं की संख्या है n है, n। तो इसमें एक समबहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल कितना होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री इनका योगफल, यानी बहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल, ये अंतःकोणों का योगफल है। ठीक है, और इसके बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये जो कि बच्चा जानता है कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है ये। ठीक है, अब बोल रहा है कि 250% अधिक है, यानी 250% की वैल्यू 5/2 तो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि 5/2 अधिक है तो 7/2 हो जाना चाहिए, तो यानी कि 7/2। ओके, 7/2। ओके, अब इसमें ये 2 से कट जाएगा 180 टाइम्स, 180 से 180। अब n-2 इक्वल टू 7, n की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब अंतःकोण बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप x से, x का मान निकालना है, तो n-2 इंटू 180 यानी कि n-2 9-7 9-2 7, 7 इंटू 180, 7 इंटू 180, 7 इंटू 180, ये इसके अंतःकोणों का योगफल आ गया। अब अंतःकोणों का योगफल आने से इसमें 9 का गुणा, यानी 9 भुजाओं की संख्या है ना, तो n का भाग करने पर n यानी 9 का भाग करने पर इसमें जो x है प्रत्येक अंतःकोण की माप आ जाएगी, यानी कि 7 इंटू 180 अंतःकोणों का योगफल। अब n का भाग करने पर, 9 का भाग करने पर ये जो x है प्रत्येक अंतःकोण x है उसकी माप आ जाएगी, तो 9 दूनी 18 20 टाइम्स 20 टाइम्स। अब 20 × 140 यानी x की वैल्यू 140 डिग्री, 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर 140 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 140। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। मनोज के पास 200 लीटर तेल A और 274 लीटर तेल B है।
वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल 1 प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है? ताकि मनुष्य के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल इन कंटेनरों में डाला जा सके। मनुष्य के पास 200 लीटर तेल A, 274 लीटर तेल B है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल 1 प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। प्रत्येक कंटेनर में केवल 1 प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह भरे होते हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का मैक्सिमम आयतन, यहाँ पर आयतन नहीं मैक्सिमम आयतन आएगा। ये रेलवे वालों ने ही अपनी तरफ से गलती की थी। मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का मैक्सिमम आयतन कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम आयतन निकालने के लिए इसका 200 और 274 का HCF, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसा ही है कि इसमें 200 और 274 का HCF निकालते हैं, यानी कि 200 तेल A है और 274 तेल B है। तो यह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह बता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल 1 प्रकार का तेल होता है। प्रत्येक कंटेनर में 1 प्रकार का तेल होता है, ओके, और सभी कंटेनर पूरी तरह भरे होते हैं। सभी कंटेनर पूरी तरह भरे होते हैं। तो मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में, यानी मैक्सिमम आयतन, तो इसमें HCF अब 200 और 274 इसका HCF। अब इसका HCF निकालने के लिए हम ऐसे निकाल लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे और इसका करेंगे गुणनखंड, तो बहुत टाइम हो जाएगा और इतना टाइम एग्जाम में मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू देखेंगे। ऑप्शंस में हम पहले 10 से डिवाइड करते हैं, तो 10 से डिवाइड करने पर भी ये वाला तो कट जाएगा लेकिन ये वाला नहीं कटेगा। और फिर 8 दूनी 16, 8 मतलब ये वाला कट जाएगा। 8 3 24, ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा। और 3 से ये वाला भी नहीं कटेगा और ये वाला भी नहीं कटेगा। अब बचा कुछ एक ऑप्शन बचा है बस, 2 से यह भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। तो इसका HCF जो है, इसका HCF 2 है, 2, यानी कि इसका मैक्सिमम आयतन लीटर में 2 लीटर मैक्सिमम आयतन वाला एक कंटेनर होना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन, यानी 2 लीटर वाला प्रत्येक कंटेनर होना चाहिए 2। ओके, तो 2 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 इसका HCF है, तो 2 इसका आंसर है, 2 ऑप्शन नंबर 1। देखिए दोस्तों, आज का जो 20 क्वेश्चंस का टारगेट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हम अगले दिन 20 क्वेश्चंस ऐसे 5 दिन में टॉप 100 क्वेश्चंस हैं वह कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, वैसे ही बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।